हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डेविड। तो इस वीडियो में हम कोड फोर्सेस का राउंड 955 सॉल्व करने जा रहे हैं जो डिफ 2 का है। ठीक है, तो उसमें हम ए, बी, सी एंड डी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम ए प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं एंड पढ़ते हैं वो क्या कह रहा है। इसका नाम है सॉकर। पढ़ते हैं। तो ये हमारी प्रॉब्लम है सॉकर, तो इसको पढ़ते हैं। इसमें है डीमा लव्स वॉचिंग सॉकर इन ईच सच अ गेम द सॉकर ऑन द स्कोर बोर्ड इज रिप्रेजेंटेड एज एक्स रेशियो वाई। ठीक है, एंड वाइल एक्स इज द नंबर ऑफ गोल ऑफ द फर्स्ट टीम एंड वाई इज द नंबर ऑफ गोल ऑफ द सेकेंड टीम। एट एनी गिवन टाइम ओनली वन टीम कैन स्कोर अ गोल, so the score xy can change to either x plus y and y कॉमन है ना। मतलब दो टीम है, दोनों टीम का स्कोर दिया हुआ है। पहले फर्स्ट टीम का ये है x एंड सेकंड टीम का है y। ठीक है, तो किसी भी टाइम पे या तो फर्स्ट टीम गोल कर सकती है या फिर सेकंड टीम गोल कर सकती है। तो उसका स्कोर कैसे बढ़ेगा, x प्लस वन और y प्लस वन। ठीक है ना, ठीक है। देन वो क्या कह रहा है, while watching a soccer game Dima was distracted by a very important matter and after some time he returned to watching the game. Dima remembers the score right before he was distracted and the score right after he returned. Okay. Given these two scores, he wonders the following question: is that possible that while Dima was not watching the game, the team never had an equal score? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इट इज गारंटेड दैट नाइदर ऑफ द टू टाइम पॉइंट डीना रिमेंबर्स द टीम हैड इक्वल स्कोर्स। तो ठीक है, मैं समझाता हूँ आपको। तो क्या है, हमारे पास दो टीम है, टीम वन एंड टीम टू। ठीक है, और इसका स्कोर दिया हुआ है एक्स वाई। हाँ, इस हमारे पास दो टीम है, इसका स्कोर एक्स दिया हुआ है एंड इसका स्कोर दिया है वाई। एट एनी पॉइंट, एट सम पॉइंट, एट सम टाइम हमें टोटल मैच का जो है वो स्कोर दिया हुआ है एक्स रेशियो वाई से। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि जो डीमा थी उसको ये वाला स्कोर रिमेंबर है, डीमा को ये वाला स्कोर रिमेंबर है एंड वो कुछ अपने काम के लिए कुछ टाइम के लिए चली गई। एंड जब वो रिटर्न होके आई, कुछ अ, मान लेते हैं इसको ए बी मान लेते हैं। ये दिया हुआ है ए एंड बी। ठीक है, तो यहाँ पे ए लिख लेते हैं, यहाँ पे बी लिख लेते हैं। ठीक है, तो जब वो कुछ टाइम के बाद आई तो उसने स्कोर देखा सी और डी है। ठीक है, कुछ टाइम, आफ्टर सम टाइम तो ये ऐसा है। तो अब वो उसको एक मन में डाउट आता है कि क्या जब मैं अवेलेबल नहीं थी तो क्या टीम का स्कोर इक्वल हुआ होगा, है ना। अगर इक्वल हुआ होगा तो उसको नो रिटर्न करना है एंड अगर इक्वल नहीं हुआ होगा तो उसको यस रिटर्न करना है। ठीक है, तो ये हमारा मेनली क्वेश्चन है। तो इनपुट में हमें वही दिया है, एक्स वन वाई वन एंड एक्स2वाई2। ठीक है, और आउटपुट में हमें येस और नो बताना है। तो देखते हैं, इसको समझते हैं कि कैसे ये सॉल्व करेंगे। तो लेट सपोज मेरे पास ये है, मैं इसको थोड़ा, तो मेरे पास अभी तक क्या है, मेरे पास ए बी सी एंड डी है। अब ये कुछ टीम का स्कोर है एंड ये आफ्टर सम टाइम ये स्कोर है। ठीक है, तो अब मुझे क्या पता है, लेट सपोज अगर मेरी टीम का स्कोर कुछ ऐसा है 3-2, है ना, और यहाँ पे क्या है 4-5, लेट सपोज ऐसा है। अगर इस टीम का स्कोर इस टीम का स्कोर ग्रेटर है, मान लो कि ये टीम इसके इक्वल कब पहुंचेगी, पहले ये 3 करेगी देन 4 करेगी, है ना। जब ये इसके जब ये इसको सरपास करेगी, मतलब इसको सरपास करेगी, जब भी वो कंडीशन हो सकती है कि वो इक्वल होगा, है ना। मेक सेंस। मैं दोबारा से बताता हूँ इसको। लेट्स सपोज मेरे पास टीम वन है x1, टीम वन का स्कोर है x1 एंड टीम टू का स्कोर है y1। आफ्टर सम टाइम x2 y2। तो इस y1 को
इसके इक्वल आने के या इसको सरपास करने के लिए इसके इक्वल आना पड़ेगा, या फिर इस x1 को इसको सरपास करने के लिए इसके इक्वल आना पड़ेगा, है ना? तो क्या होगा, जब वो उसको सरपास करेगी जब ही आएगा। अगर वो उससे लेसर देन रहेगी तो उसको सरपास नहीं कर पाएगी, है ना? तो हम एक एग्जांपल से समझते हैं। हम यहाँ से कोई एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स सपोज ये वाला लेते हैं, पहला वाला, या फिर ये लेते हैं 1 2 4 5। तो 1 2 4 5 हमें x1 क्या दिया हुआ है? x1 दिया हुआ है हमें 1 2, इसको थोड़ा आइए, हमें x1 दिया हुआ है 1, ये दिया है 2, ये दिया है 4 एंड ये 5। ठीक है? तो अगर इस वाली टीम को, टीम 2 को इसको सरपास करना है, मतलब इस 5 होना चाहिए, जब उसका फाइनल स्कोर 5 है तो इसको सरपास करेगी। अगर वो सरपास करेगी इसको तो उसके इक्वल स्कोर होगा, है ना? पर ये ऑलरेडी यहाँ पे ज़्यादा है, से आगे है। मतलब इस वाले केस में क्या करना होगा? इसको सरपास करना पड़ेगा। और फाइनल स्कोर क्या है? इससे लेसर देन है, तो उसको सरपास नहीं कर पाएगी, है ना? हमें यही चेक करना है कि वो उसको सरपास कर पाएगी जब भी इक्वल होगा। लेट्स सपोज इस वाले केस में ऐसा होता, यहाँ पे 5 होता एंड यहाँ पे 4 होता। ठीक है? तो इस वाले केस में क्या होता कि इसको सरपास करना पड़ता जब भी वो ग्रेटर देन होगा, है ना? तो हमारी बेसिक सी इसमें कंडीशन क्या बन गई? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इफ जो हमारा ए है या फिर x1 है, ए ले लेते हैं। ए अगर लेसर देन इज इक्वल टू वाला केस नहीं आएगा, फिर भी हम उसके लिए सेफ्टी के लिए ले लेते हैं। इज लेसर देन इज इक्वल टू बी एंड सी इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू डी, तब वो नो रिटर्न करेगा, है ना? और और क्या केस हो सकता है? जब दूसरे वाले को सरपास करना है, ए इज ग्रेटर देन बी एंड देन सी इज लेसर देन डी, है ना? इस केस में वो क्या रिटर्न करेगा? सी आउट, नो, है ना? और अदर केस में क्या रिटर्न कर देगा वो? सी आउट, यस। ठीक है, सिंपल सी ये हमारी कोड हो गया। बस इतना ही कोड लिखना है हमें। तो इसका कोड लिखते हैं एंड समझते हैं इसको। तो यहाँ पे हम इसको कोड लिखते हैं। हमें क्या है, सबसे पहले एक टेस्ट केस दिया हुआ है, उसका हमने इनपुट ले लिया। जब तक वो टेस्ट केसेस हमारे हैं, जब तक हम उसको रन करेंगे फुल कोड। अब हमें 4 वेरिएबल दी हुई है, ए बी सी एंड डी, ए बी एंड डी। तो हम इनपुट में ले लेते हैं ए बी सी एंड डी। ठीक है? अब हम क्या करेंगे, हम वही अपना इफ वाली कंडीशन लिखेंगे। इफ ए इज लेसर देन बी, इफ ए इज लेसर देन बी एंड देन सी इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू डी। और क्या हो सकता है? दूसरी वाली टीम को सरपास करना। तो दूसरी वाली टीम कैसे? ए इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू बी एंड देन सी इज लेसर देन इक्वल टू डी। अगर ये केस होता है तो हम क्या रिटर्न करेंगे? नो। एंड एल्स में हम क्या प्रिंट करेंगे? यस। ठीक है? अब यस, अब इसको रन करते हैं अपने गिवन टेस्ट केसेस पे। मिनट, ये हमारा इनपुट है, पे हम ये उसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम इनपुट कर देते हैं। तो ये क्या आ रहा है? यस नो यस नो यस यस। अब चेक कर लेते हैं क्या क्या आ रहा है। यस नो यस यस। ठीक है, मतलब एक तरह से हमने सही सोचा है। ठीक है, तो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब बी वाले को सॉल्व करते हैं।
तो अब हम सॉल्व कर रहे हैं सेकंड क्वेश्चन, जिसका नाम है कोल्टास कंजक्टर्स। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं एंड समझते हैं कि ये क्या कह रहा है। तो ये क्वेश्चन है कोल्टास कंजक्टर्स। तो ये तो स्टोरी है ना, यहाँ से पढ़ते हैं। देयर इज अ वेरिएबल एक्स एंड अ कांस्टेंट वाई, द फॉलोइंग ऑपरेशन इज परफॉर्म के टाइम्स। ठीक है, तो एक एक्स दिया हुआ है एंड एक वाई दिया हुआ है। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, के टाइम्स ये ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं ये दोनों। तो ये क्या कह रहा है, इंक्रीज एक्स बाई वन, देन वाइल द नंबर इज एक्स इज डिविजिबल बाई वाई, डिवाइड इट बाई वाई। ठीक है, नोट दैट बोथ ऑफ these actions are performed sequentially within one operation। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ द नंबर इज ये, तो ठीक है हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि वो क्या कह रहा है। तो हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमें तीन नंबर दिए हुए हैं, एक्स, वाई एंड के। ये हमें क्या हुआ है, हम समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। लेट्स सपोज हमने एक्स ले लिया 15, वाई ले लिया हमने 4, के ले लिया हमने 5। ये कह रहा है कि हम एक्स को इंक्रीमेंट करेंगे कितनी बार, 5 टाइम्स। हम उसको 5 टाइम्स इंक्रीज कर सकते हैं। बट लेट्स सपोज हमने 15 है, हमने उसको इंक्रीज कर दिया 1 टाइम, हो गया 16 हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, अगर वो अगर वो वाई से डिविजिबल है तो हम उसको डिवाइड कर देंगे। लेट्स सपोज वाई से डिविजिबल होगी, ये कितना, स्टिल अभी ये 4 भी वाई से डिविजिबल है, तो ये कितना आ गया, 1। ठीक है, तो ये हो गया ऑपरेशन 1, मतलब 1 टाइम। यहाँ पे लिख देता हूँ 1 टाइम, 1 टाइम हो गया ये ऑपरेशन। ठीक है, एंड अभी के 5 है, हम 5 टाइम कर सकते हैं। अब सेकंड टाइम देखते हैं क्या होगा। सेकंड टाइम अब एक्स क्या हो गया हमारा, 1। तो अब एक्स क्या हो गया, 1। अब क्या कर सकते हैं, हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं 1 से, तो ये हो गया 2। अब हम चेक करेंगे क्या ये 2 4 से डिविजिबल है, क्या ये 2 4 से डिविजिबल है, नहीं, ये 4 से डिविजिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, दोबारा से ऑपरेशन करेंगे। तो किस पे करेंगे, x2 है, अब उसको एक और इंक्रीमेंट करते 3 से। ठीक है, अभी भी नहीं हुआ 4 से डिविजिबल, तो 4 टाइम करते हैं। हम कितनी टाइम कर सकते हैं, 5 टाइम्स करते हैं। 4 टाइम किया, अब हमने 3 से उसको 4 इंक्रीज कर दिया। अब यहाँ पे ये 4 से डिविजिबल है, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे, ये बन गया 1। अब हमने 5th टाइम किया 1 पे, तो ये कितना बन गया, 1 + 1 2। क्या 2 अब डिविजिबल है वाई से, नहीं, 2 अभी 5 से डिविजिबल नहीं है, और हमने 5 टाइम अपने टोटल ऑपरेशन कर लिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जो भी हमारी एक्स की वैल्यू है, तो ये हमारा 2 जो है हमारा आंसर हो। ठीक है, इतना हो गया। तो आपको ये समझ में आया होगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब इसको देखते हैं कि सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ इसको सॉल्व करने के लिए। तो देखो इसमें क्या है, हमें कंस्ट्रेंट क्या दी हुई है, 10⁻9 तक दी हुई है एक्स की वैल्यू, एंड वाई की वैल्यू भी 10⁻9 है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इस पे ब्रूट फोर्स तो हम नहीं वर्क कर सकते, वो हमें टीएलई दे देगा। ठीक है, तो हम कुछ और सोचते हैं। तो देखो, तो लेट सपोज मेरे पास, लेट सपोज मुझे एक्स जो है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक्स जो है वो 1 दिया हुआ है, एंड वाई अगर 3 दिया होता, एंड के कुछ बिग नंबर होता, मान लो 205। ठीक है, ऐसा कुछ दिया होता, तो जब 1 होता है ना, ये जो 1 है, इसको मुझे इंक्रीमेंट करना पड़ता है ना, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा था इंक्रीमेंट 1 से तो इसको मैं कितनी बार इंक्रीमेंट करता जिससे वो डिविजिबल होता हर बार, है ना, और मुझे के टाइम्स उसको करना है परफॉर्मेंस के ऑपरेशन को। तो इसको देखते हैं ड्राई रन करके। तो, कम ड्राई रन करेंगे, इतना हम 205 तक नहीं जाएंगे, आपको उसी में पैटर्न समझ में आ जाएगा। तो देखो, अभी 1 है एक्स, ठीक है, मैंने इसको इंक्रीमेंट कर दिया 2 से, मैं चेक करूंगा वाई से विजिबल है। अब मैंने इसको इंक्रीमेंट कर दिया 3 से, ठीक है,
तो अब 3 से इंक्रीमेंट जैसे ही किया वो y से डिविजिबल हो गया। अब वो y से डिविजिबल होके वो क्या बनाएगा, वो y से डिविजिबल होके दोबारा से 1 बना देगा, है ना? ठीक है? यहाँ पे मेरे कितने ऑपरेशन हुए? 2 ऑपरेशन, ठीक है? अब दोबारा से मैं चलता हूँ, 1 है, फिर इसको मैं इंक्रीमेंट करूँगा, 2 बना, अभी वाइट से डिवीज़न है 3 बना, है ना? फिर से ये डिविजिबल हो गया, दोबारा से ये क्या बना देगा? 1। तो यहाँ पे कितना हुआ? 2 ऑपरेशन। दोबारा से मैं स्टार्ट करता हूँ, 1, 1 से 2 बना, 2 से 3 बना, 3 से डिवाइड होके 3 से 1 बना दिया, तो 2 ऑपरेशन। अब देखो, यहाँ पे आपको कुछ पैटर्न दिखा कि जब भी वो 1 होगा, तब तब वो कितने ऑपरेशन कर रहा है? वो y माइनस एक्स कर रहा है, y माइनस एक्स ऑपरेशन कर रहा है ना? ये 2 ऑपरेशन है, ये क्या है? y माइनस एक्स ऑपरेशन है, अगर मैं इसको जनरलाइज़ करूँ। क्यों कर रहा है? क्योंकि हम 2 ही बार इंक्रीमेंट कर रहे हैं ना, एक बार 1 से 2, फिर 2 से 3, इसलिए वो 2 बार वो कर रहा है ना? तो हम बोल सकते हैं y माइनस एक्स वो ऑपरेशन कर रहा है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि वो y माइनस एक्स ऑपरेशन कर रहा है, ठीक है? तो अब मैं, जो मेरा k है, उसमें से अगर मुझे माइनस करना होगा कितना, इसमें से y माइनस एक्स कितनी टाइम्स होगा, तो मैं कैसे निकालूँगा? मैं अपने k से उसको मॉड्यूलो कर दूँगा, है ना? k से मॉड्यूलो कर दूँगा। तो मैंने क्या किया, 205 को मॉड्यूलो कर दिया 2 से, है ना? ये क्या देगा? 1। इतने ऑपरेशन मेरे पास बचेंगे इस वाले केस में, ठीक है? इतने ऑपरेशन बचेंगे 2 ऑपरेशन ऐसे करने के बाद, ठीक है? तो ये मैंने जनरलाइज़ कर लिया। तो अब इसका आंसर क्या होगा? कितने ऑपरेशन मेरे पास बचे? ये k मेरे पास बच गया, k लेफ्ट। कितने बचे मेरे पास, वो उसे मैं x में ऐड कर दूँगा, है ना? x में ऐड कर दूँगा, तो x में ऐड करके क्या मुझे आंसर मिल जाएगा। मैंने क्या किया, x प्लस k ऐड कर दी, ये मेरा आंसर होगा, अगर x 1 है तो, ठीक है? इतना तो हमने समझ लिया। मतलब मुझे एक चीज़ ये पता चल गई, अगर मैं समहाउ x को 1 बना देता हूँ, तो ऑलमोस्ट मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, है ना? मैंने अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। तो अब मुझे बस दिमाग लगाना है कि मैं x को 1 कैसे बना सकता हूँ। तो देखते हैं वो कि हम x को 1 कैसे बनाएँगे। तो मैं एक और एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। हाँ, कैसे लेते हैं हम एग्ज़ाम्पल, तो ये वाला लेते हैं, 24, 5 एंड 5 ने लिया। 20 x क्या है हमारा? x है हमारा 24, y है हमारा 5 एंड लेट्स सपोज़ मैं कुछ बड़ा बड़ा k लेता हूँ, है ना? तो उसके लिए मैं एक और एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। मैं लेता हूँ x ले लेता हूँ अपना 34, y ले लेता हूँ 3 एंड k ले लेता हूँ बड़ा 205, जो हम पहले ले रहे थे, ठीक है? पहले केस में। तो ये मैंने अब एक नया एग्ज़ाम्पल लिया। अब मुझे क्या करना है, x को 1 1 बनाना है। 1 कैसे बनाऊँगा मैं? देखो, अब मुझे क्या करना है कि x को मुझे 1 बनाना है। 1 मैं बना सकता हूँ या नहीं देखते हैं। तो x क्या है? 34 है। इसमें मैं एक इंक्रीमेंट करूँगा, कितना बनेगा? 35, जो कि अभी 3 से डिविजिबल नहीं है। अब इसको मैं एक और इंक्रीमेंट करूँगा, क्या बनेगा? 36, है ना? इसमें मैंने कितने ऑपरेशन लगाए? 2। अब ये डिविजिबल है, मैं इसको डिविजिबल करके 36 डिवाइड बाय 3 करके 12, फर्दर इसको डिवाइड होगा 4, ऐसे निकाल लूँगा, ठीक है? इसमें कितने ऑपरेशन लगे? 2 ऑपरेशन, 2 ऑपरेशन लगे हमारे, ठीक है? तो अगर मैं इसको फाइंड कर लेता हूँ कि ये 2 ऑपरेशन कैसे लगेंगे जनरलाइज़ फॉर्म में, तो मैं उसको लगा सकता हूँ, है ना? इसको इस स्टेप को मैं रिपीट कर सकता हूँ। मुझे इसको जनरलाइज़्ड करना है। तो मैंने क्या देखा कि अगर मैं
34 मोड्यूलो 205 करता हूँ, है ना। अगर मैं सॉरी 205 नहीं, के से नहीं, हम 3 से मॉड्यूलो करेंगे, 3 से मॉड्यूलो करेंगे। तो ये हमें क्या देगा, रिमाइंडर 2 का, है ना। हाँ, ये कितना आएगा, 34 मॉड्यूलो 3 कितना आएगा, आएगा 10 33 1, आएगा 1। यहाँ पे फिर ये हमें देगा 1, ये हमें देगा 1 1 1। ये क्यों दे रहा है, क्योंकि 33 तक तो वो डिवाइड हो जाएगा, है ना। फिर वो एक रिमाइंडर बच जाएगा हमारा 1, रिमाइंडर 1 बच गया। अब मुझे निकालने कि कितने ऑपरेशन लगेंगे। अगर मैं इसमें से अपने y को माइनस कर देता हूँ, मुझे दो पता चल जाएगा कितने ऑपरेशन लगेंगे। क्यों, क्योंकि 3 है, उसका रिमाइंडर कितना बचा 1, है ना। तो उसको बनाने में मुझे कितना लगेगा, उसका माइनस लगेगा, है ना। मतलब इसको डिवाइड करने में मुझे 1 1 की वैल्यू और चाहिए, है ना। मतलब इसमें 1 एक्स्ट्रा है, इसमें 1 एक्स्ट्रा है। एंड अगला जो मुझे डिवाइड करना है वो 3 उस पे होगा। अगर मैं 3 माइनस 1 कर दूं, मुझे कितना इंक्रीमेंट करना होगा वो मिल जाएगा। दोबारा समझाता हूँ कि इसमें से मेरे पास बचा 1 रिमाइंडर, मतलब इसकी एक वैल्यू है मेरे पास। अब मुझे एक में कितना 1 प्लस 1 प्लस कितना ऐड करना पड़ेगा, ताकि मैं उसको कम्प्लीटली y से डिवाइड कर पाऊँ। 2 ऐड करना पड़ेगा, तभी तो मैं उसको y से कम्प्लीटली डिवाइड कर पाऊंगा, है ना। तो ये 2 क्या है, नंबर ऑफ ऑपरेशन जो मुझे करने हैं, ठीक है। तो यही मैं यहाँ पे अपने कैसे निकालूंगा, y माइनस एक्स मॉड्यूलो y से। इससे मैं अपने नंबर ऑफ ऑपरेशंस निकाल सकता हूँ, नंबर ऑफ ऑपरेशंस निकाल सकता हूँ, ठीक है। इससे मैं अपने नंबर ऑफ ऑपरेशंस निकाल सकता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, मैंने नंबर ऑफ ऑपरेशंस को निकाल लिया, ठीक है। मुझे पता चल गया कि इसमें कितना वो होगा। अब मैं क्या करूँगा कि और मुझे क्या करना है, नंबर ऑफ ऑपरेशन निकालने के बाद उसमें ऐड करके दो ऑपरेशन हुए, दो ऑपरेशन ऐड करके 36 बना। अब मुझे उसे डिवाइड करना है 3 से, है ना, और देखना है कि वैल्यू कितना बचेगा। तो 12 अभी भी डिवाइड हो सकता है 3 से, तो अब बचा 4, अब बचा 4। तो अब मुझे दोबारा चेक करना पड़ेगा। अब मुझे x मेरा 4 बन गया, अब मुझे दोबारा चेक करना पड़ेगा। जब तक वो 1 नहीं बन जाता, जब तक मुझे चेक करना पड़ेगा y से कि मैं उसको ना बना सकता। और अब मुझे इसमें दो ऑपरेशन लगे, तो मैंने इसमें से दो ऑपरेशन और घटा दिया, मेरे पास बचे 203 ऑपरेशन। अब फर्दर मैं क्या करूँगा, दोबारा चेक करूँगा क्या फॉर्मूला था हमारा, ये वाला। दोबारा चेक करूँगा कि x मॉड्यूलो 4 मॉड्यूलो 3 और 3 माइनस 4 मॉड्यूलो 3 कितना आता है। तो यह है 3 माइनस 2, 2 ऑपरेशन और लगेगा, 2 ऑपरेशन और लगा, ठीक है। तो x 4 था, 4 को मैंने बना दिया 6। हाँ, 4 में मैंने क्या ऐड कर दिया, दो ऑपरेशन और, तो बन जाएगा 6। अब 6 डिवाइड बाई 3, 2। 2 को मैं फर्दर डिवाइड नहीं कर सकता 3 से, ठीक है, कोई बात नहीं। 2 बचा x, अभी तक x कितना बचा 2। अब मैं अगेन ऑपरेशन लगाऊंगा। अब मेरे पास क्या क्या है, x बचा 2, y है मेरा 3, और कितने ऑपरेशन और मैंने माइनस कर दिया, 203 माइनस 2 ऑपरेशन और माइनस कर दिया, ये बचा 201, ठीक है। अब दोबारा से मैं वो करूँगा कि 2 मॉड्यूलो 3 और 3 माइनस, ये क्या मैं लिख रहा हूँ, y माइनस एक्स मॉड्यूलो 3, सॉरी एक्स मॉड्यूलो y, ठीक है। अब देखते हैं ये कितना बचा।
अब ये बचा 2 मॉड्यूलर 3 इज 2, 3 माइनस 2 इज 1, है ना। इसमें हमें 1 ऑपरेशन यूज होगा, तो 1 ऑपरेशन हमें और लगेगा। मैंने क्या किया, एक्स में अपने ऐड कर दिया ऑपरेशन, ये बन गया 3। अब 3 को मैं डिवाइड करूंगा किससे, वाई से, ये बना 1, ये बन गया 1। अब x बन गया मेरा 1, तो यही मुझे डिसाइड था ना कि मुझे x को 1 बनाना है, y मेरा 3 है, और कुछ जो भी ऑपरेशन बचा मेरा यहाँ से, एक ऑपरेशन और -1 हो गया, बचा 200। ठीक है, तो मैं यहाँ तक पहुँचने के बाद जो हमने पहले डिस्कस किया था यहाँ पे, इससे मैं आराम से इजीली सॉल्व कर सकता हूँ। तो यहाँ तक मैं कैसे पहुँचूंगा, यहाँ तक मैं कैसे पहुँचूंगा, y माइनस एक्स मॉड्यूलो y कर करके, है ना, है ना। जैसे हमने हमारा ये था x 34 था, 34 में हमने 2 ऐड किया, जिसमें ऑपरेशन, इससे ऑपरेशन निकाल लिया हमने, एंड 36 को डिवाइड किया, अगर वो फर्दर डिवाइड हो सकता है तो फर्दर डिवाइड किया, एंड फिर अगेन वही प्रोसीजर स्टार्ट किया, y माइनस एक्स, एक्स मॉड्यूलो y। ठीक है, तो हमने ये किया, एंड देन हमने ये दोबारा रिपीट किया, और लास्ट में हमें अगर 1 मिल गया तो हम सिंपली इस वाले जो अप्रोच थी हमारी, कहाँ है, ये वाली अप्रोच, इस वाले से हम सॉल्व कर सकते हैं, के मोडुलो वाई माइनस एक्स है। ठीक है, तो अब इसका कोड लिखते हैं और बेटर से समझते हैं कि इसको कैसे करेंगे। तो अब इसका कोड लिखते हैं। तो सबसे पहले हमें टेस्ट केसेस लेने होंगे, जितने हमारे टेस्ट केसेस हैं, टी इन टी, है ना, और वाइल टी माइनस माइनस, इतना। ठीक है, अब हमने क्या लिया, एक्स, वाई और के, ये हमें गिवन था, हम इसका इनपुट ले लेंगे एक्स से, वाई से एंड के। ठीक है, ये ले लिया हमने। अब हम एक वाइल लूप चलाएंगे, कब तक चलाएंगे अभी मैं बताता हूँ, उसको आगे पहले लिखते हैं फिर उसको बताएंगे। तो अभी मैं सबसे पहले क्या निकाल रहा हूँ, अपना रिमाइंडर निकाल रहा हूँ। मैं सबसे पहले क्या निकाल रहा हूँ, देखो यहाँ पे 34 वाले केस में मैं क्या निकाल रहा था, अपना रिमाइंडर निकाल रहा था, ऐसे वाई माइनस एक्स मॉड्यूलो वाई से, वाई माइनस एक्स मॉड्यूलो वाई से, है ना। तो सबसे पहले मैं रिमाइंडर निकाल लेता हूँ। तो रिमाइंडर, रिमाइंडर कैसे निकालेंगे, वाई माइनस एक्स मॉड्यूलो वाई से। ठीक है, मैंने रिमाइंडर निकाल लिया। अब मैं चेक करूँगा क्या मेरा जो रिमाइंडर है वो ग्रेटर देन वाई, हाँ ग्रेटर देन के तो नहीं हो गया। क्यों, क्योंकि अगर वो नंबर ऑफ ऑपरेशन से ज़्यादा ही हो जाएगा तो हम सिंपली उसमें एक्स में उतना ऐड कर देंगे, है ना, उतने ही ऑपरेशन करने हैं हमें, और के को 0 कर देंगे। ठीक है, अगर वो ज़्यादा नहीं होता अपने उससे, तो हमें कितना ही ऐड करना है, सिर्फ रिमाइंडर ऐड करना है। ये कर रहे थे ना हम क्या कर रहे थे, एक्स में, तो ये एक्स है, उसमें रिमाइंडर ऐड कर रहे थे +2, जो हमारा रिमाइंडर इससे आ रहा था, जो रिमाइंडर आ रहा था वही ऐड कर रहे थे। अगर वो के से ज़्यादा हो जाता है तो हमारे पास उतने नंबर ऑफ ऑपरेशन अवेलेबल ही नहीं होंगे ना। ठीक है, तो हम सिंपली उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, अब इतना कर लिया। अब हम क्या करेंगे, के में से उतना रिड्यूस भी कर देंगे, हमने रिमाइंडर को रिड्यूस कर दिया उतना, इतना हो गया हमारा। अब हमारे पास क्या आ गया, के आ गया। अब हमें क्या करना है, डिवाइड कर करके चेक करना है क्या वो एक्स मॉड्यूलो वाई हो रहा है, एक्स मॉड्यूलो वाई वो 0 हो रहा है, अगर हो रहा है तो एक्स डिवाइड बाई वाई कर देंगे, है ना, ये कर रहे थे ना हम। अगर वो 36 जैसे डिवाइड बाई 3 वाई से हो रहा था तो हम उसको डिवाइड कर रहे थे, अगर वो फर्दर डिवाइड हो रहा था तो हम उसको फर्दर डिवाइड कर रहे थे। तो इसलिए मैंने फाइल में लिखा एक्स मॉड्यूलो वाई इज इक्वल टू 0 हो रहा है तो हम उसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो इतना हो गया। अब हम इस वाले वाई लूप से बाहर आ जाएंगे। अब देखो इसमें हम क्या क्या कर रहे हैं, इसमें कंडीशन क्या होगी वाइल की, वाइल की कंडीशन क्या क्या होगी। देखो एक तो हम अपने एक्स में इंक्रीमेंट कर रहे हैं और वाई के को डिक्रीमेंट कर रहे हैं, तो ये हमारा बाउंड होना चाहिए,
ये कैसे बाउंड होगा, k ग्रेटर देन 0 होना चाहिए जब भी हम करेंगे एंड जो हमारा x होना चाहिए वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ठीक है, x और k पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, अगर k अभी भी पॉजिटिव है, k अगर बचा हुआ है अभी, तो हम क्या करेंगे, k मॉड्यूलो हम क्या करेंगे मैं बताता हूँ। देखो, अब हमारे पास क्या आ गया, 1 1 वाला केस आ गया, x1 वाला, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, k मॉड्यूलो y माइनस एक्स, ये करना होगा हमें। और y माइनस एक्स, x क्या होगा हमारा, x तो हमेशा 1 ही होगा ना, जब हम 1 बना रहे हैं, हम इसको y माइनस 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं k मॉड्यूलो इज इक्वल टू y माइनस 1। मैंने क्या किया, मॉड्यूलो किया एंड उसको k में ही वापस स्टोर कर दिया। और x कितना हो जाएगा, x प्लस इज इक्वल टू k, कितने से बढ़ जाएगा वो, है ना। और लास्ट में हम क्या करेंगे, अपना आउट x कर देंगे और एंडल। ठीक है, और अब हम उसको अपने टेस्ट केसेस पे इनपुट पे रन करते हैं। ठीक है, अब इस पे रन करते हैं और देखते हैं कि सही आ भी रहा है या नहीं। तो ये आ रहा है, लेट्स सपोज 2112, चेक करते हैं क्या ये 2112 है, तो ये 2112। ठीक है, तो मतलब हमने इसको भी सॉल्व कर लिया। तो अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और देख लेते हैं कि हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ। तो देखो, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम इसको डिवाइड कर रहे हैं बार बार, x को 36 12 एंड 4, है ना, y से बार बार डिवाइड कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि x को कुछ टाइम, मतलब यहाँ पे मैं ये लिख लेता हूँ, मान लो n टाइम हम उसको डिवाइड कर रहे हैं जब तक वो 1 के इक्वल नहीं हो जाता। ये कर रहे हैं ना हम, यही ऑपरेशन हम बार बार रिपीट कर रहे हैं ना, कि x को कुछ टाइम्स हम डिवाइड कर रहे हैं जब तक वो 1 के इक्वल नहीं हो जाता। ठीक है, तो ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। तो इसको हम फर्दर ब्रेक डाउन कर लेते हैं। कैसे ब्रेक डाउन करेंगे, हम x को यहीं रखते हैं, y को इधर भेज देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, y इंटू वाई की पावर n। अब क्या करेंगे, log ले लेंगे दोनों साइड, log x log ऑफ y ऑफ n, है ना। अब इसको फर्दर कैसे लिख सकते हैं, हम तो फर्दर लिख सकते हैं log x इज इक्वल टू n को हम आगे सेंड कर देंगे, n log ऑफ y। ठीक है, अब मुझे n के टर्म्स में निकालना है कि क्या होगा, तो n को मैं इधर रखता हूँ एंड log को इस साइड सेंड कर देता हूँ, इसको इस साइड सेंड कर देता हूँ, बन जाएगा log ऑफ x अपॉन log ऑफ y इक्वल टू n। अभी इसको हम कैसे लिख सकते हैं, n किसके इक्वल हो जाएगा, log ऑफ x ऑफ बेस y। तो ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। ठीक है, ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। तो आई होप ये समझ में आया हो। तो हमने सेकंड भी सॉल्व कर लिया, अब थर्ड की तरफ बढ़। तो अब हम थर्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं जिसका नाम है बोरिंग डे। ठीक है, तो पढ़ते हैं इसको, क्वेश्चन को क्या कह रहा है। तो ये क्वेश्चन है बोरिंग डे। ऑन अनदर बोरिंग डे, ईगर got bored and decided to do something, but since he has no friend, he came up with a game to play. ठीक है, Eager has a deck of n card. The ith card from the top has a number AI written on it. Eager wants to play a certain number of rounds until the card run out. ठीक है, तो जब तक वो गेम खेलेगा जब तक कार्ड खत्म नहीं हो जाते। ठीक है, एंड उसके पास डेक ऑफ एन कार्ड्स है एंड द ith कार्ड फ्रॉम द टॉप हैज a number AI। ठीक है, in each round, he take a non-zero number of cards from the top of the deck and finishes the round. If the sum of the number on the deck collected during the round is between L and R inclusive, मतलब L और R भी हो सकता है, the round is won, otherwise it is lost। ठीक है, अगर उसने इस रेंज के बीच में नंबर
गेट कर लिए तो वो वॉन हो जाएगा, जीत जाएगा, नहीं तो वो हार जाएगा। ईगर नोज बाय हार्ट द ऑर्डर ऑफ द कार्ड हेल्प, क्यों, तो उसको हेल्प करना है कि वो मैक्सिमम नंबर ऑफ राउंड विन कर जाए। ठीक है, तो अब समझते हैं इसको अपने इस एग्जाम्पल से। तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है एन दिया हुआ है, हमें एल दिया हुआ है, आर दिया हुआ है और हमें एरे ऑफ आई दिया हुआ है। ठीक है, और वो अरेंज कैसे है, ऐसे है, मतलब जो टॉप एलिमेंट है वो एरे ऑफ आई है, ये यही वो कह रहा था। तो वो क्या कह रहा है कि वो अपने कोई भी नंबर कार्ड में से कुछ ग्रुप ऑफ नंबर चूज कर सकता है, एंड अगर वो चूज करता है तो वो विन करना चाहिए, उसे मैक्सिमम विन करवाना है। तो लेट सपोज वो पहले टू टू लेता है, तो टू क्या हमारी रेंज में है, हमारी रेंज क्या है, और यहाँ पे एक नंबर लाइन बना देता हूँ। ये है हमारा 7, ये है हमारी 7 एंड ये है हमारा 9। ठीक है, तो अब मुझे क्या बताना है कि अगर वो इस एलिमेंट को चूज करता है तो वो यहाँ पे 2 आया, तो इस रेंज में तो नहीं है, तो इसको चूज नहीं कर सकता। ठीक है, क्या वो इन दोनों को कंबाइंडली चूज कर सकता है, 2 और 10 को, 2 और 10 को, 2 और 10 को, देखते हैं 2 और 10 कितना होगा, 2 प्लस 10 12, तो 12 यहाँ पे लाई करेगा, समवेयर समवेयर हेयर। ठीक है, तो वो भी हमारी रेंज में नहीं है। ठीक है, तो वो इसको भी नहीं चूज कर सकता, तो दोनों को ही चूज नहीं करेगा। ठीक है, और आगे बढ़ जाएगा सिंपली। जब वो नहीं चूज कर सकता तो वो इन वाले केसेस में हार जाएगा। ठीक है, अब वो 5 पे आया, क्या वो 5 को चूज कर सकता है, नहीं, 5 यहाँ पे लाई करेगा, 5 को यूज नहीं कर सकता। क्या 5 1 को चूज कर सकता है, 6 6 भी चूज नहीं कर सकता। क्या 5 1 3 को चूज कर सकता है, हाँ, 5 1 3 कितना होगा, 8 होगा सम, हाँ वो 8 चूज कर सकता है। तो उसका अभी तक वो, अगर वो इन तीनों को चूज करता है, इस केस में वो 1 हो जाएगा, है ना, तो एक एक आंसर मिल गया। ठीक है, अब वो आगे बढ़ेगा 7 से, क्या वो 7 को चूज कर सकता है, हाँ 7 को भी चूज कर सकता है क्योंकि इंक्लूसिव बोला था, तो यहाँ पे भी वो जीत जाएगा। अब आगे चलते हैं, अब वो कहाँ पे, 6 पे, 6 इस रेंज में लाई करती है, 6 यहाँ पे लाई करेगा नहीं, तो वो 6 प्लस 2 को देखेगा, 6 प्लस 2 8, हाँ 8 को वो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से वो जीत सकता है, तो वो जीत गया। अब वो 3 को 3 को ट्राई करेगा, मतलब 3 को लेगा, 3 इस रेंज से बाहर है तो उसको नहीं लेगा, तो यहाँ पे भी वो लॉस हो जाएगा, यहाँ पे भी वो लॉस हो जाएगा, यहाँ पे भी वो लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ वॉन बताने की कितने नंबर ऑफ वॉन हो सकते हैं और उसको मैक्सिमाइज करना है, तो इस केस में 3 हो सकता है, 3 हमारा आंसर होगा। ठीक है, इतना तो हो गया। अब देखो हम इसमें से अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, एंड अब इसमें से हम ऑब्जर्वेशन निकालने की कोशिश करते हैं कि हम इसमें से क्या क्या ऑब्जर्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, एंड उसको सॉल्व करेंगे। तो देखो, अगर वो यहाँ इस वाले केस को देखते हैं पहले यहाँ पे, तो इस वाले केस में क्या था, अगर वो 6 और 2 को इंक्लूड कर रहा था, क्या वो 3 को भी इंक्लूड करता, क्या वो 3 को भी इंक्लूड करता, क्या बन जाता, 6 और 2 को उसने इंक्लूड किया, अगर वो 3 को करता तो 11 हो जाता, उससे ज़्यादा हो जाता, है ना। तो उसको क्या है कि जब तक उसको आंसर नहीं मिल जाता, जब तक तो वो करेगा, अगर वो इसको इंक्लूड ना भी करे, लेट सपोज इससे आंसर मिलता भी, लेट सपोज अगर यहाँ पे 1 होता, यहाँ पे 3 की जगह यहाँ पे 1 होता, तो हमारा केस कैसा होता, 6 प्लस 2 8 प्लस 1 9, वो इसको चूज कर सकता था, लेकिन अगर वो उसको चूज करता तो उसका क्या ग्रुप बन जाता, तो ग्रुप होता ये वाला, तो उसको एक ही विन मिलता ना यहाँ से, उसको एक ही विन मिलता। बट अगर वो इसको चूज करके इसको अलग से चूज करता तो चूज ही नहीं कर पाता उसको, क्योंकि 1 जो है टाई ही नहीं करता इसके अंदर, है ना। तो अगर वो इसको चूज करता भी
लेट्स सपोज अगर वो इसको अलग से इसमें इंक्लूड करके चूज करता, तब भी उसका आंसर से एक ही इंक्रीमेंट होता, है ना? तब भी एक ही इंक्रीमेंट होता आंसर। अगर वो इसको चूज नहीं करता, तब भी उसका आंसर एक इंक्रीमेंट हो रहा है ना? तो ये ये मैटर नहीं करता कि वो नेक्स्ट वाले को चूज करता है नहीं करता। जब उसे आंसर मिल जाएगा, जब उसके रेंज के एक आंसर मिल जाएगा, वहां से वो इंक्रीमेंट कर देगा। वो फर्दर वाला आगे इंक्लूड हो ना हो, उससे मैटर नहीं करता। ठीक है, तो ये तो हमें एक चीज ये पता चल गई। और और हम क्या ऑब्जर्वेशन निकाल सकते हैं इसमें से? हम ऑब्जर्वेशन निकाल सकते हैं कि लेट सपोज अगर वो टू पे है, वो टू पे है एंड उसने टू अभी एल से कम है, टू अगर एल से कम है हमारी रेंज से, तो क्या होगा कि उसको आगे इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, आगे बढ़ना होगा। पर आगे बढ़ने के केस में उसके पास दो केसेस हो सकते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ, इफ क्या है हमारा जो जिस पे हम लाई कर रहे हैं अभी, टू टू इज लेसर देन एल। तो अब इसमें दो केसेस हो सकते हैं कि जो अगला वाला एलिमेंट है उसको अगर वो इंक्लूड करता है, हो सकता है वो ग्रेटर देन आर हो जाए, है ना? जो हमारी रेंज है, इस पर्टिकुलर रेंज से वो बाहर चला जाए। या हो सकता है कि वो रेंज के इंक्लूड में आ जाए। या हो सकता है वो एल से बड़ा, एल से ग्रेटर देन और आर से लेसर देन हो जाए, है ना? इस रेंज में आ जाए। ये दो केस हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको हमें एक बार, तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि हमें एक दो पॉइंटर रखने पड़ेंगे और हमें उसे रेंज निकालनी पड़ेगी कि हमारी कितनी रेंज आ सकती है उससे, कि पर्टिकुलर ये वाली रेंज होगी या फिर ये वाली रेंज होगी या फिर कोई ये वाली रेंज हो सकती है ना? कुछ भी रेंज हो सकती है या फिर ये पूरी रेंज हो सकती है ऐसे। तो हमें रेंज निकालनी है एक। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें टू पॉइंटर अप्रोच लगा सकते हैं। तो अब देखते हैं कि इसमें टू पॉइंटर अप्रोच कैसे लगाएंगे। तो मैं इसको तो कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा, मैं इसको पेस्ट कर दूँ। ठीक है, अब हमारा ये है, अब हमें क्या लगाना है, टू पॉइंटर लगानी है। टू पॉइंटर में क्या होता था, देखो मैं अभी बेसिक कंसेप्ट बता देता हूँ टू पॉइंटर का। टू पॉइंटर में होता है, टू पॉइंटर टू पॉइंटर में हम क्या करते हैं, एक स्टार्ट पॉइंटर लेते हैं और एक एंड पॉइंटर लेते हैं और उसको एंड वाले पॉइंटर को आगे मूव करते रहते हैं। एक स्टार्ट पॉइंटर लेते हैं और एक एंड पॉइंटर लेते हैं। एंड पॉइंटर को हम आगे मूव करते रहते हैं। जब हमें वो गिवन हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है या फिर कंडीशन से बाहर चला जाता है, तो हम प्रीवियस वाले का इम्पैक्ट उसमें से रिमूव कर देते हैं, है ना? एंड आगे ट्राई करते हैं। तो बेसिक कंसेप्ट है, अब देखते हैं और बेटर से वाले पे ड्राई रन करते हैं। तो स्टार्ट यहाँ पे लिया हमने, एंड यहाँ पे लिया। ठीक है, और हमारी रेंज क्या है, एल कितनी है वो भी लिख लेते हैं। एल है 7 और आर है 9। ठीक है, ये हमने रेंज ले ली। तो अभी हम क्या करेंगे, इसका सम रखते रहेंगे साथ ही साथ। अभी क्या हो गया हमारा सम, हमारा हो गया सम 2। ठीक है, तो अभी ये टू लेसर देन हमारे एल है ना? अभी रेंज में नहीं आई है हमारी, तो हम क्या करेंगे, अपने एंड पॉइंटर को आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, अब हमने क्या किया कि हम अब हमारी रेंज ये हो गई कि हम इसको लेंगे, क्या पता इससे विन हो जाए। तो सॉरी, तो अगर अगर ये, अब इसमें क्या करेंगे, हमने ऐड कर दिया 10, हो गया 12। अब ये 12 अगर इस रेंज से ही बाहर हो गया, तो हम ना इसको ले सकते, इस रेंज को तो ले नहीं सकते, है ना? हम इस पर्टिकुलर रेंज को नहीं ले सकते। हम ये चेक कर सकते हैं क्या हम इस पर्टिकुलर एलिमेंट को ले सकते हैं, है ना? ये भी हो सकता है ना कि हम इस पर्टिकुलर एलिमेंट को ले लें, इससे हमें विन मिल जाए। तो अब हम क्या करेंगे, अगर ये ग्रेटर देन आर हो जाता है, तो हमारी ये रेंज नहीं होगी, हमें इस रेंज को एक्सटेंड करना पड़ेगा इस रेंज तक। तो मैं क्या करूँगा, अपने स्टार्ट पॉइंटर जो हमारा
अगर हम श्रिंक कर रहे हैं तो अगर हम इसको श्रिंक कर रहे हैं इतने में, तो हमें इसका इम्पैक्ट रिमूव करना पड़ेगा, इसका इम्पैक्ट जो भी सम पे पड़ा है। तो ठीक है, इसका इम्पैक्ट मैं रिमूव कर देता हूँ, 12 माइनस टू 10, और अपने स्टार्ट पॉइंटर को आगे बढ़ा देता हूँ। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब क्या मैं 10 को ले सकता हूँ सिर्फ? 10 मेरे इस रेंज में लाई करता है? नहीं, 10 भी लाई नहीं करता। ठीक है, तो मैं 10 को भी नहीं ले सकता। तो मैं क्या करूँगा, दोनों पॉइंटर को हटा के उसके आगे मूव कर दूँ। मेरा पॉइंटर आ गया यहाँ पे स्टार्ट, यहाँ पे आ गया एंड। ठीक है, अब और सम को मैं रीसेट कर दूंगा 0 पे। ठीक है, 0 पे मैंने रीसेट कर दिया। अब फिर से स्टार्ट करते हैं। 0 प्लस 5 5। क्या ये मेरी रेंज एल और आर की रेंज में है? एल से ग्रेटर देन है और आर से स्मॉलर देन है। क्या इस रेंज में है? नहीं, अभी नहीं है। मैं अपने एंड को आगे बढ़ाता हूँ। एंड को मैंने आगे बढ़ाया, इसको साथ ही साथ ही करता हूँ। ठीक है, और इसको रिमूव करके अच्छे से लिख देते हैं। यहाँ पे क्या है हमारा स्टार्ट, यहाँ पे क्या है हमारा एंड। तो अब मैं एंड में एक और ऐड कर दूंगा, 5 प्लस 1 6। क्या अभी ये मेरी रेंज है, रेंज से है, रेंज में है, या फिर उससे बाहर तो नहीं चला गया? नहीं, अभी है, अभी पॉसिबिलिटी है। तो अब मैंने एंड को और आगे बढ़ा दिया। अब मैंने एंड को कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो अब क्या हो गया, कितना हो गया सम? ये हो गया 5 प्लस 1 6 हुआ था, 6 और 3 9। ठीक है, अब ये 9 के इक्वल हो गया, 9 के इक्वल हो गया, तो ये अभी मेरे रेंज में है। मतलब इस वाले इन 3 एलिमेंट को से मैं विन ले सकता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, अगर ऐसा केस होगा, अगर वो इसमें लाई कर रहा होगा, मैं अपने आंसर को एक इंक्रीमेंट कर दूँगा, है ना? आंसर को एक इंक्रीमेंट कर दूँगा। ठीक है, मैंने आंसर को इंक्रीमेंट कर दिया। मेरा आंसर कितना हो गया? 1। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, अपने स्टार्ट और एंड को यहाँ से हटा के मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पुट कर दूँगा। अब मेरा स्टार्ट और एंड यहाँ पे हो गया, और उसको मैं रीसेट कर दूँगा, है ना? अब मैंने इसको रीसेट कर दिया 0 पे। अब यहाँ से स्टार्ट होगा, 0 प्लस 7 7। क्या ये मेरी रेंज में है? हाँ, ये तो रेंज में है। तो आंसर को इंक्रीमेंट किया और स्टार्ट और एंड को आगे मूव कर दिया। अब स्टार्ट यहाँ पे आ गया, एंड भी यहाँ पे आ गया। ठीक है, इतना हो गया। अब इसको मैंने 0 सेट कर दिया, और कि अभी तक मुझे मिल चुका है। अब दोबारा ये 0 प्लस 6 होगा, 6 आया। तो अब 6 क्या मेरी रेंज में है? नहीं। तो मैं अपने एंड पॉइंटर को आगे बढ़ाऊंगा, एंड पॉइंटर को यहाँ पे। 6 प्लस 2 8। क्या 8 मेरी रेंज में है? हाँ, 8 मेरी रेंज में है। फिर से मुझे रेंज मिल गई है। मैंने आंसर को इंक्रीमेंट किया एंड अपने स्टार्ट और एंड को यहाँ से हटा के यहाँ पे ला दिया, स्टार्ट और एंड। ठीक है, तो और इसको रीसेट कर दिया एंड। अब क्या होगा, 0 प्लस 3 3 3 हुआ। क्या ये मेरी रेंज में है? नहीं, ये तो मेरे एल से ही कम है। मैं फिर से एंड को आगे बढ़ा दूंगा। अब जैसे ही एंड आउट ऑफ बाउंड हुआ, मैं अपने लूप को ब्रेक कर दूंगा और अपना आंसर रिटर्न कर दूंगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 3 आंसर होगा। तो क्या क्या आंसर था? 5 1 3 एक था, 6 2 था, और एक 7। ये 3 आंसर थे जिसमें वो वॉन करेगा। ये हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ आंसर दे देगा। ठीक है, इससे ज़्यादा तो हमें आंसर मिल ही नहीं सकते। तो ये हो गया। अब हम इसका कोड लिख लेते हैं। तो हम कोड लिखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें क्या लेना है, एक टेस्ट केस लेना है। टी नाम से ले लिया, उसका इनपुट ले लिया, और जब तक टेस्ट केसेस होंगे तब तक वो रन करेगा। ये तो सिंपल है। अब हमें क्या क्या मिल रहा है, एक मिल रहा है हमें एन, एक मिल रहा है हमें आर, एक मिल रहा है आर और एल एंड आर। ठीक है, इसका हमने इनपुट ले लिया एन, एल और आर। उसके बाद हमें क्या मिल रहा है, एक वेक्टर मिल रहा है, मतलब एरे। ठीक है, एन साइज का। तो मैं इनपुट
ले लेता हूँ, सॉरी, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 से कितने एलिमेंट, n एलिमेंट है, और प्लस प्लस, और मुझे उसका इनपुट ले लेना है। ठीक है, इतना हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, एक सम चाहिए। अब मैं यहाँ पे अपना 2 पॉइंटर लिखता हूँ। अब मुझे 2 पॉइंटर लिखना है, पॉइंटर। तो 2 पॉइंटर में हम क्या क्या वो रख रहे थे, एक सम रख रहे थे जिसको हम इंक्रीमेंट कर रहे थे। तो क्या था हमारा, एक एक सम था, और एक स्टार्ट था, एंड एक एंड था। ठीक है, तो हम ये तीनों चीज़ ले लेते हैं। सम ले लिया हमने, और हम क्या ले लेते हैं, स्टार्ट, स्टार्ट इज इक्वल टू 0 एंड एंड भी 0। और हम क्या ले रहे थे, एक आंसर जो हमारा इनिशियली 0 था। और हम अब उसको कब तक मूव कर रहे थे, देखते हैं। हम कब तक मूव कर रहे थे, जब तक वो एंड आउट ऑफ बाउंड ना हो जाए। तो एंड, जब तक आउट ऑफ बाउंड ना हो जाए, एंड लेसर देन एन। ठीक है, हम क्या कर रहे थे, उसके बाद सम में उसको ऐड कर रहे थे, एंड की वैल्यू को। ठीक है, अब उसके बाद हम चेक करें कि क्या वो सम ग्रेटर देन आर तो नहीं हो गया। हम चेक कर लेंगे, जो हमारा सम है अगर ग्रेटर देन आर हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, जो उसका स्टार्टिंग वाले का था उसका इम्पैक्ट हटा देंगे, ए ऑफ स्टार्ट, है ना, और स्टार्ट को आगे मूव कर देंगे। स्टार्ट को हमने आगे मूव कर दिया, है ना। ये हम करते रहेंगे जब तक उसका इम्पैक्ट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि सिंगल एलिमेंट के लिए हम चेक कर लेंगे। हम इसके लिए चेक कर रहे थे ना, क्या हम इसको इससे विन ले सकते हैं, है ना, इसके विन ले सकते हैं, क्या हम इससे विन ले सकते हैं, या फिर हम इन दोनों पेयर से विन ले सकते हैं, है ना। मान लो हम यहाँ पे है, इससे विन नहीं ले सकते, तो हम ये भी चेक करेंगे ना, क्या हम इन दोनों से विन ले सकते हैं, क्या हम पर्टिकुलर एलिमेंट से विन ले सकते हैं। ठीक है, ये मैंने चेक कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, स्टार्ट को इंक्रीमेंट करने के बाद, अब अगर वो हमारी रेंज में आ जाता है, मतलब लेसर देन आर होता है एंड सम ग्रेटर देन इज इक्वल टू एल होता है, तो हम क्या करेंगे, अपने आंसर को इंक्रीमेंट कर देंगे। आंसर को इंक्रीमेंट कर देंगे, और स्टार्ट को एंड प्लस 1 पे मूव कर देंगे, और हम सम को रीसेट कर देंगे 0 से। ठीक है, एंड लास्ट में हम एंड को भी एक मूव कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब और लास्ट में हमें क्या करना है, जब ये वाइल लूप खत्म होगा, तो यहाँ पे एंड एंड टेस्ट केस के अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना आंसर रिटर्न कर देंगे, आंसर और एंड देन। क्या हमने ये कर दिया। अब इसको रन करके देखते हैं क्या ये रन हो रहा है या नहीं। टेस्ट केसेस कॉपी करते हैं, यहाँ से टेस्ट केसेस कॉपी की। अब इसको रन करके देखते हैं कि क्या आंसर आ रहा है या नहीं। तो ये रन हो रहा है अभी, एंड ये रन हो गया। हमारे क्या आ रहा है, 3014 फोर टेस्ट केसेस तक। तो वो हम देखते थे 3014 नीचे वाले भी चेक कर लेते, तो 10312। ठीक है, तो ये सही है, सही है। हमने ये सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो इसको हमने सॉल्व कर लिया। तो अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, डी वाला। तो अब हम अपने कॉर्ड फोर्सेस राउंड 955 डिप 2 का क्वेश्चन नंबर डी करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ब्यूटी ऑफ माउंटेन्स। तो पढ़ते हैं आपकी ब्यूटी ऑफ माउंटेन्स क्या कहते हैं। तो ये क्वेश्चन है ब्यूटी ऑफ माउंटेन्स। तो ये है, निकेता लव्स माउंटेन एंड हैज फाइनली, ये स्टोरी है, यहाँ से पढ़ते हैं। द मैप इज अ टेबल ऑफ एन रोज एंड एम कॉलम्स with each cell containing a non-negative integer representing the height of the mountain। ठीक है, हमें एक n इंटू एम का एक कॉलम दिया हुआ है, ये वाला, जैसे ये ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हाइट ऑफ द माउंटेन। यू ऑल्सो नोटिस दैट माउंटेन कम इन टू टाइप, तो विथ स्नोई कैप एंड विथाउट
स्नोई कैप। क्या दो माउंटेन्स है, दो टाइप के माउंटेन, एक स्नोई कैप एंड एक विथआउट स्नोई कैप। तो ये क्या चाहती है, ये क्या चाहती है कि ही वांट्स, ये क्या चाहता है, ये चाहता है ही वांट्स द सम ऑफ द हाइट एंड द माउंटेन विद द स्नोई कैप टू बी इक्वल टू द सम ऑफ द हाइट ऑफ द माउंटेन विथआउट देम। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, आगे क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है पहले कि इसमें ये जैसे ये हाइट दी हुई है उसकी, तो इसमें दोनों मिक्स हाइट दी हुई है, एक स्नोई कैप की एंड एक विथआउट स्नोई। तो उनका जो सम है ना, दोनों का सम इक्वल होना चाहिए उनकी हाइट का, ये वो चाहता है। तो अब देखते हैं वो कैसे होगा। तो निकिता कैन परफॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन कर सकती है अपने माउंटेन वाले एरे में। तो क्या ट्रांसफॉर्मेशन कर सकती है, देखते हैं। कैन परफॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन ऑन द सब मैट्रिसेस ऑफ द साइज k एंड इंटू के। तो वो अपने k इंटू के साइज पे ट्रांसफॉर्मेशन कर सकती है। ही कैन ऐड एन इंटीजर कांस्टेंट c टू द हाइट ऑफ द माउंटेन विद इन दिस एरिया, बट द टाइप ऑफ द माउंटेन रिमेन अनचेंज। ठीक है, तो वो कुछ वैल्यू ऐड कर सकती है बस, पर उसका टाइप चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, तो निकेता कैन चूज द कांस्टेंट c इंडिपेंडेंटली एंड ये क्या है, सी कैन बी नेगेटिव, वो नेगेटिव भी वैल्यू हो सकती है। तो देखते हैं और समझते हैं अपने कि क्या कह रहा है। तो इसमें क्या है, हमें एक मैट्रिक्स दी है 3,4 की, है ना, ये हमें मैट्रिक्स दी हुई है। इसमें क्या है, हाइट ऑफ माउंटेन्स। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि दो टाइप के माउंटेन है, एक स्नोई कैप, एक विथाउट स्नोई कैप। वन रिप्रेजेंट विथाउट स्नोई कैप, है ना, एंड जीरो रिप्रेजेंट स्नोई कैप। ठीक है, तो ये दिया हुआ है कि हाइट ऑफ द माउंटेन दी हुई है और हमें दो टाइप के माउंटेन्स हैं। तो इसके जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो हाइट है, उन सबका सम मैंने यहाँ पे लिखा है। जीरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सम ऑफ जीरो क्या है, माउंटेन विथ स्नोई कैप। ठीक है, मैंने उसका सम किया है, जो जो उसके जीरो के कॉरस्पॉन्ड है। 49 इस वाले जीरो के, है ना, इस वाले जीरो के 50 एंड इस वाले जीरो के 1। 49 50 प्लस 1 19 है ना, टोटल ये सम करके आया 255 एंड वन वाले का सम आया 77। तो वो चाहता है कि 255 और 77 मतलब इन दोनों का सम जो हो वो इक्वल हो। ठीक है, वो दोनों का सम क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, वो उसको है। पर उसके लिए वो क्या ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है, तो हमें उसके लिए हमें के दिया हुआ है, तो के सब मैट्रिसेस मतलब 3,3 की के इंटू के की सब मैट्रिसेस पे कुछ कांस्टेंट वैल्यू ऐड कर सकता है। और जो कांस्टेंट वैल्यू वो ऐड करेगा वो पॉजिटिव भी हो सकती है एंड वो नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, तो इतना कह रहा है। अब देखते हैं कि हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमारे मन में थॉट क्या आता है, अगर हमें इन दोनों को इक्वल बनाना है तो हमें क्या करना होगा। मान लो इसका डिफरेंस आता है इतना 178, तो मुझे क्या करना होगा, या तो मुझे इसमें 178 ऐड करना होगा जब ये 255 बनेगा, है ना, या फिर मुझे इसमें से ये सब माइनस करना होगा 178 जब ये 77 बनेगा, है ना। ये तो सिंपल हमारी अप्रोच है ना, मतलब सिंपल थॉट प्रोसेस है ये तो। जभी तो वो इक्वल बनेगा, या तो मुझे इतना इसमें ऐड करना पड़ेगा जितना वो है, या फिर इसमें से मुझे उतना माइनस करना पड़ेगा जितना इन दोनों का डिफरेंस है, तभी वो इक्वल बन पाएगा, है ना। इन दोनों में से एक कंडीशन करनी पड़ेगी, या तो मैं इसमें ऐड कर दूं 178 तो 255 बन जाएगा और वो इक्वल हो जाएगा, या फिर 255 में से मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं 178 तो 77 बन जाएगा, तो वो इक्वल हो जाएगा। ये हमें चाहिए। ठीक है, तो इससे मुझे एक चीज़ और समझ में आती है कि अगर के और 1 और 0 का काउंट अगर इक्वल है उस तो मैं उसमें कितना भी ऐड कर लूँ, मान लो हमारी के सब मैट्रिक्स 2 होती, तो हम ये वाली लेते हैं। तो इसमें क्या है, 1 और 0 का काउंट इक्वल है, मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, इसमें कुछ कांस्टेंट सी ऐड करूँगा, इसमें कांस्टेंट सी ऐड करूँगा, इसमें कुछ ऐड करूँगा, इसमें कुछ सी ऐड करूँगा। मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ कि अगर ये इक्वल है तो मैं इसमें कुछ ऐड कर रहा हूँ, इसमें प्लस सी ऐड कर रहा हूँ एंड इसमें प्लस सी ऐड कर रहा हूँ। तो इससे तो मेरा कोई डिफरेंस आएगा ही नहीं, ये अभी भी
वही ज़्यादा ही रहेगा। तो मुझे क्या करना होगा, इसमें कुछ +2c ऐड करना होगा, इसमें कुछ -2c करना होगा, या फिर इसमें इसमें मुझे प्लस ऐड करना होगा एंड इसको एज़ इट इज़ रखना पड़ेगा, है ना? इसको चेंज नहीं कर सकता। या फिर अगर मैं इसको चेंज भी कर रहा हूँ तो कम वैल्यू से चेंज करूँगा ताकि वो उसके इक्वल हो जाए। मेक सेंस? है ना? तो मुझे समझ में आया कि जब अगर वो इक्वल है तो कुछ चेंज होगा ही नहीं, कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा ही नहीं मेरे आंसर पे, मतलब डिफरेंस पे। तो मतलब इक्वल मैं बना ही नहीं सकता उसको। तो मैं क्या करूँगा कि अपनी सारी सब मैट्रिक्स में से ये फाइंड कर लूँगा कि उसका इम्पैक्ट कितना पड़ेगा, ठीक है? तो लेट्स सपोज़ मैंने ये मैट्रिक्स ली एंड इसमें इसमें देखा कि मेरा 1 का काउंट तो 3 है एंड 0 का काउंट कितना है? 6, ठीक है? तो इस पे जो इसका टोटल सम है 0 वाला, उस पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? 6c का, c कैन बी नेगेटिव, है ना? और इस पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? +3c का, है ना? इस पे पड़ेगा 6c का। तो क्या ये इक्वल हो सकते हैं? मुझे यही तो फाइंड करना है सिंपल। तो मैंने क्या किया, अपने सब का इम्पैक्ट निकाल लूँगा, क्योंकि बहुत सारे मैट्रिसेस बनेंगे ना। मान लो अगर K1 है तो कितने मैट्रिसेस बनेंगे? n इंटू m मैट्रिक्स बनेगी। ये वाली, ये वाली, ये वाली, 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 है ना? ये सारी सब मैट्रिक्स बनेगी। तो इस सब का मुझे निकालना पड़ेगा, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, 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 इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। तो ऐसे ही मैं अगर 3 है तो इस वाले का इम्पैक्ट निकालूंगा एंड इस वाले का इम्पैक्ट निकालूंगा। अब देखो इसमें क्या प्रॉब्लम है, अगर मैं इम्पैक्ट निकाल रहा हूँ, मैंने इसका इम्पैक्ट निकाला एंड इसका इम्पैक्ट निकाला, तो ये कुछ ओवरलैप कर रहा है, कुछ पार्ट, है ना? कुछ पार्ट ओवरलैप कर रहा है, वो तो हमें गड़बड़ करेगा। तो हम क्या करेंगे, मान लो मेरा कुछ इम्पैक्ट आया, 3 आया फर्स्ट से, 5 आया सेकंड से, मान लो और कोई मैट्रिक्स बनती उससे 9 आया, देन 15 आया, अ, ऐसे लेते हैं 3 9, मतलब कुछ भी ले सकते हैं, 15 21 30, ठीक है? तो मान लो ये मेरे इम्पैक्ट आए, ठीक है? तो ये ये वाला इम्पैक्ट सारे, मतलब ये कैसे होगा, 3x1 प्लस 9x2 प्लस 15x3 प्लस 21x4 प्लस 30x5, ये किसके इक्वल होना चाहिए? मेरे डिफरेंस के इक्वल होना चाहिए, है ना? जितने भी इम्पैक्ट आएँगे वो अगर मेरे डिफरेंस के इक्वल होगा, तभी तो मैं तभी तो मैं उसको, इन दोनों को इक्वल कर पाऊँगा। 0 और 1 वाले दोनों माउंटेन्स को तभी मैं इक्वल कर पाऊँगा, है ना? तो अब मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो ये x1 है, ये कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। ये प्लस प्लस माइनस मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो ये कैसे होगा? ठीक है? तो अगर मैं इन सब का इन सब का जीसीडी निकाल लेता हूँ, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, तो वो इसको डिवाइड करेगा, है ना? कैसे कह रहा हूँ मैं कि मान लो अगर ये x1, x2, x3, x4 ये इसका जीसीडी होता है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, एक पर्टिकुलर जी से उसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो ये ऐसे होगा 9g प्लस 15g प्लस 21g प्लस 30g। अब इसको मैं कॉमन लेके क्या बना सकता हूँ, इसको मैं बना सकता हूँ g कॉमन ले लिया मैंने, 3 प्लस 9 प्लस 15 प्लस 21 प्लस 30, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो अब मैं डायरेक्ट चेक कर सकता हूँ कि अगर ये g इसको कंप्लीटली डिवाइड कर रहा होगा, डिविजिबल होगा इसका कंप्लीटली, तो मैं अपना आंसर ले सकता हूँ, है ना? तब मैं उसको ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ।
अगर ये जी इसको कंप्लीटली डिविजिबल नहीं कर पाएगा तो मैं नहीं कर सकता ट्रांसफॉर्म। ये तो क्लियर है ना? तो मुझे क्या पता चल गया कि अगर जो जीसीडी है, जी है, वो मेरे डिफरेंस को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, तो मेरा आंसर हो जाएगा यस। और अगर वो नहीं कर रहा तो मेरा आंसर हो जाएगा नो। ठीक है, मेक सेंस? मतलब इतना तो मुझे पता चल गया, ऐसे ऐसे मुझे अप्रोच करना है। ठीक है, तभी वो इक्वल होगा, है ना? मैंने जीसीडी क्यों लिया एक बार और समझाता हूँ कि ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है ना? अगर मैं इसको सबको सेम करके एक कॉमन वैल्यू ले लूं, अगर वो उसकी डिविजिबल होता है तो ठीक है। ठीक है, तो वो हमें आंसर दे देगा, है ना? क्योंकि 3 9 कुछ भी हो सकता है, 3 9 से हम 1 भी ले सकते हैं, वो भी, है ना? हम बहुत सारी वैल्यू निकाल सकते हैं, x1 x2। ठीक है, तो इस वाले केस में हम काफ़ी वैल्यू निकाल सकते हैं, तो हमने एक जीसीडी ले लिया। इतना तो समझ में आ गया। तो अब मुझे क्या-क्या करना है? अब मैं अगर अपने स्टेप लिखूँ, अगर मैं स्टेप बताऊँ आपको, तो हमें क्या-क्या करना है? हमें के सब मैट्रिसेस को टेबल करना है एंड उसका इम्पैक्ट देखना है कि इस पे कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है ना? तो मुझे उसका सम निकालना पड़ेगा। मुझे इसका सम निकालना पड़ेगा। किसका सम? 1 वाले का एंड 0 वाले का उस सब मैट्रिक्स पे, है ना? और कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, मान लो 2 के फैक्टर में इम्पैक्ट पड़ता है, तो मैं उस हिसाब से चेक कर सकता हूँ, है ना? तो अब इसका कोड लिखते हैं एंड समझते हैं और बेटर से समझेंगे उसमें क्या-क्या है। तो अब इसका कोड देखते हैं। तो ये हमारा कोड है, मैं लाइन बाय लाइन समझाता हूँ। पहले हमने क्या किया? ये हमारा गिवन था, ये हमारा गिवन था, है ना? ये हमने इनपुट में ले लिया और हमने मैट्रिक्स ले ली एक, जिसमें जो हमें क्या बता रहा था? ये मैट्रिक्स क्या बता रही है? हाइट ऑफ माउंटेन, माउंटेन, है ना? ये मैट्रिक्स क्या बता रही है हमें? हाइट ऑफ माउंटेन। इसका हमने इनपुट ले लिया, ठीक है? और अब हमने क्या किया नेक्स्ट? हमने अपनी अम, यहाँ पे हमने अरे उसका ले लिया एंड यहाँ पे हमने अपने जो हमारे 1 और 0 थे उसका उसका इनपुट ले लिया, ठीक है? वेक्टर ऑफ आई में, मतलब कैसे? ये इसी फॉर्म में दिया हुआ था, बताता हूँ आपको कि कैसे दिया हुआ है, इसका इनपुट कैसे दिया हुआ है। अम, ये ऐसे दिया हुआ है ना, ये जैसे हमने ये वाला एग्जांपल लिया था, ये वाला। तो ये कैसे दिया हुआ? 1 0 0 0, है ना? तो हमने स्ट्रिंग फॉर्म में इसको 1 0 0 ऐसे ले लिया, 0 1 1 0 ऐसे स्टोर कर लिया। तो हमने क्या किया, एक वेक्टर बनाया, वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग में क्या क्या स्टोर किया। तो ये कैसे स्टोर होगा? 1 0 0, है ना? एक अ, उसमें फिर अगले वाले में क्या होगा, मान लो 0 0 1, ऐसे ऐसे वो स्टोर होता रहेगा, ठीक है? ये हमने उसका इनपुट ले लिया, ठीक है? अब मुझे क्या निकालना है? प्रीफिक्स सम। तो मैं प्रीफिक्स सम क्यों निकाल रहा हूँ ये समझ लेते हैं हम। तो देखते हैं। तो देखो, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, जीरो, अगर मैं जीरो को -1 बना देता हूँ, तो यहाँ तक मैं अपना प्रीफिक्स सम निकाल सकता हूँ इसका। यहाँ तक मुझे पता चल जाएगा कि क्या कितना वो है। अगर ये 0 हो जाता है तो मतलब वो दोनों सेम है, मतलब इक्वल नंबर ऑफ 1 है और इक्वल नंबर ऑफ 0 है ना? इस वाले इस वाले सब मैट्रिक्स में क्या है? इक्वल नंबर ऑफ 0 है एंड इक्वल नंबर ऑफ 1 है ना? वो मुझे कैसे पता चल रहा है कि अगर मैं इसको -1 कर देता हूँ और इसको 1 ही रहने देता हूँ, तो इससे क्या होगा? 1 -1 0, यहाँ पे इम्पैक्ट 0 पड़ेगा। अब इस वाले में देखते हैं, इस वाले सब मैट्रिक्स में देखते हैं कैसे पता चलेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 1 माइन इसको -1 कर दिया, इसको -1 कर दिया, तो ये 1 है। हाँ, मैं इसको लिख के बताता हूँ। तो ये 1 है, यहाँ पे मैंने -1 असाइन कर दिया, यहाँ पे -1 कर दिया, ठीक है? तो ये कितना हो जाएगा? टोटल इसका सम कितना हो जाएगा? तो टोटल सम हो जाएगा 0,
जीरो सम का मतलब क्या है, इक्वल नंबर ऑफ वंस एंड इक्वल नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ तक का बताना है, यहाँ तक का बताना है, तो मैं क्या करूँगा, इन सबको -1 बना देता हूँ। -1 -1 -1 -1 -1। ठीक है, तो अब इसका टोटल सम कितना होगा, 1 -1 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 -3, इसका सम 3 हो गया। इससे मुझे क्या पता चल गया, 3 मेरे पास वंस है, 3 मेरे पास वंस है ना, 3 वंस, और बाकी मेरे पास जीरोस है सम से, है ना। तो उससे मैं अपने वंस और जीरो से मुझे पता चल जाएगा कि उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। तो मेरे पास 6C और 3C आ गया एक तरह से कांस्टेंट उसका, है ना। तो यही मैं अपने प्रीफिक्स वाले में स्टोर कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर वो 1 है, अगर वो 1 है तो मैंने 1 ही रहने दिया, और अगर वो 0 है तो मैंने उसको -1 असाइन कर दिया। ठीक है, ये मैंने कर दिया। फिर आगे आगे मूव करूँगा मैं, आगे समझाता हूँ कि क्या। फिर मैंने उसका एक तरह से सम निकाल लिया उसमें स्टोर करके। ठीक है, प्रीफिक्स सम निकाल लिया, एंड देन मैंने क्या किया, प्रीफिक्स सम कैसे निकाला, देखो प्रीफिक्स सम कैसे निकाला ये भी समझाता हूँ। अब यहाँ यहाँ तक समझ में आ गया कि हमने 1 को 1 बना दिया एंड 0 को -1 बना दिया। अब मैं प्रीफिक्स सम कैसे निकालूंगा, पहले मैं अपने रोज पे निकालूंगा, रोज पे ट्रेवल करके, रोज पे, और फिर मैं क्या करूंगा, कॉलम पे ट्रेवल करके निकालूंगा प्रीफिक्स, कॉलम पे। ठीक है, तो रोज पे कैसे मैं समझाता हूँ। देखो, मैंने यहाँ तक बना दिया, अब मैं कैसे ट्रैवल कर रहा हूँ, अपने रोज पे ट्रैवल करके सारा सम मैं स्टोर कर लूँगा। तो कैसे करूँगा, देखो, इसको रहने देता हूँ। ठीक है, और इसको भी -1, इसको भी -1। ठीक है, तो अब मुझे क्या है, मैं अपने रोज पे पहले ट्रैवल करूँगा। यहाँ पे क्या होगा, 1, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1, यहाँ पे क्या स्टोर होगा, 0 स्टोर हो जाएगा। यहाँ पे मैंने क्या स्टोर कर दिया, 0, यहाँ तक सम 0। अब क्या है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -1 है, 0 -1, यहाँ पे क्या आएगा, -1, यहाँ पे क्या आएगा, -1, यहाँ पे आया -1। ठीक है, अब माइन सॉरी -1 और -1 -2, अभी मैं रोज पे कर रहा हूँ, है ना, क्यों कर रहा हूँ अभी बताता हूँ। यहाँ पे क्या आ गया, -2, है ना। अब इस वाले रोज पे कर लूँगा मैं, तो इस वाले रोज पे क्या होगा, यहाँ पे -1, यहाँ पे 1, ये कितना हो गया, हो जाएगा 0, यहाँ पे कितना हो गया, 0। ठीक है, एंड आगे करते हैं, 0 -1, यहाँ पे कितना होगा, -1, और यहाँ पे कितना होगा, -1 -1 -2। ठीक है, और यहाँ पे कितना होगा, -1, यहाँ पे -2, एंड यहाँ पे -2 और 1 1, यहाँ पे 1, और 1 और -1 0, 1 और -1 0। ठीक है, अभी मैंने रोज पे निकाल लिया। अब मुझे कॉलम पे निकालना है, तभी मुझे इस कॉलम का पता चलेगा ना। मान लो इस कॉलम का निकालना है, देखो अभी अगर मुझे इस रोज का पता करना है तो यहाँ पे सम 0 है, इस वाले का, पूरे रोज का। इस वाले का पता करना है तो यहाँ पे सम -1 है। ठीक है, इसका पता करना है तो -2 है। अगर अब मुझे कॉलम का भी पता करना है, मैं कॉलम पे ट्रेवल करके निकालूंगा। कैसे, अब 1, ये 1 है, यहाँ पे -1, 1 -1 0, मैंने क्या किया, यहाँ पे 0 कर दिया। ठीक है, एंड 0 -1 -1, ठीक क्या होगा, -1, एंड सो ऑन, ऐसे ही हम ट्रैवल कर लेंगे। तो देखो, यहाँ तक का सम कितना है, इसमें स्टोर होगा 0 में, है ना। यहाँ तक का सम 0 था। ठीक है, हमारे ओरिजिनल वाले में 0 था, तो यही मैं वहाँ पे कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, पहले रो के लिए ट्रैवल कर रहा हूँ यहाँ पे, एंड देन कॉलम के लिए यहाँ पे प्रीफिक्स सम निकाल रहा हूँ। ठीक है, ये निकालने के बाद अब मुझे क्या निकालना है, अपना जीसीडी निकालना है, जीसीडी निकालना है।
तो जीसीडी में मैं अपना 0 से स्टार्ट करके n माइनस के तक ट्रैवल करूँगा। क्यों? ये भी समझते हैं। तो लेट्स सपोज़ हमारी के मैट्रिक्स लेट्स सपोज़ लेट्स सपोज़ एक कोई ये बड़ी मैट्रिक्स है, ये हमारी मैट्रिक्स है और इसमें हम यहाँ से ट्रैवल करना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ से हम ट्रैवल कर रहे हैं, इसको कवर कर रहे हैं 3 इंटू 3%। अब ये जो n माइनस के पॉइंट पे होगा, वहीं तक तो हमें लास्ट मैट्रिक्स कहाँ पे मिलेगी? n माइनस के पे, है ना? n माइनस के माइनस 1 पे, ठीक है? यही था ना? वहाँ पे n माइनस के पे। हमें लास्ट मैट्रिक्स कहाँ मिलेगी? n माइनस के पे, ठीक है? तो n माइनस के अगर मैं आगे जाता हूँ, तो आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा, ऐसे कुछ मैट्रिक्स बनेगी, है ना? अगर मैं उसको आगे जाता हूँ तो। तो इसलिए मैंने क्या किया n माइनस के तक ट्रैवल कर रहा हूँ, ठीक है? फिर मैंने ट्रैवल करके ऐसे सेम फॉर कॉलम एंड देन मैंने उसका जीसीडी फाइंड कर लिया। मैंने उसका जीसीडी निकाल लिया एंड जीसीडी निकालने के बाद मैंने क्या किया, उसका डिफरेंस निकाला। जो हमने डिफरेंस कैसे निकाला था ना, दिखाता हूँ मैं। ये वाला डिफरेंस, तो ये वाला डिफरेंस हम कैसे निकाल सकते हैं? जब भी वो 1 होगा, मतलब जो हमारा ओरिजिनल वो था, ओरिजिनल माउंटेन का टाइप वाला एरे मैट्रिक्स थी, उसमें अगर 1 होगा तो हम ऐड कर देंगे, वो 0 होगा तो हम उसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है ना? एंड वाइस वर्सा, ठीक है? हम कैसे भी कर सकते हैं। तो 1 है तो हमने ऐड कर दिया और अगर 0 है तो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो इससे हमारा डिफरेंस निकल गया। डिफरेंस निकलने के बाद क्या किया, अगर डिफरेंस 0 होता है तो हमें आंसर मिल गया। अगर जीसीडी 0 होता है, जीसीडी 0 होता है, तो देखते हैं हमारा क्या था। ये था ना, अगर ये 0 हो जाता है, ये अगर 0 हो जाता है तो ये तो 0 होगा, ये इसके इक्वल कभी हो ही नहीं सकता। तो इसमें हमें क्या करना है, अपना आंसर रिटर्न करना है नो, है ना? और अगर वो डिफरेंशिएबल है, उसका डिविजिबल है, डिविजिबल है, तो हम क्या करेंगे, अपना यस आंसर रिटर्न करेंगे। और अगर डिविजिबल नहीं है तो नो आंसर रिटर्न करेंगे। सिंपली हमने ये सॉल्व कर लिया। अब इसको रन करके देखते हैं इस इवेंट टेस्ट केसेस पे, एंड इसको रन करते हैं। हमने टेस्ट केसेस पे, अब इसको रन करते हैं, देखते हैं कि हमें डिजायर्ड आउटपुट मिल रहा है या नहीं। तो इसका आंसर आ रहा है यस नो यस, ठीक है? चार चेक कर लेते हैं। तो यस नो, ठीक है? मतलब ये हमें सही आउटपुट दे रहा है, ठीक है? एंड हमने क्या क्या सॉल्व कर लिया, हमने अभी तक 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। हमने सॉल्व किया टी वाला माउंट ब्यूटी ऑफ द माउंटेन्स, है ना? हमने उसके पहले सॉल्व किया था बोरिंग डे, एंड हमने सॉल्व किया बी वाला, ठीक है? और ए वाला, ठीक है? तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, एंड अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ठीक है? और ठीक है, तो थैंक्स, इस वीडियो के लिए इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।